विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 का ये सीजन जिसका तीसरा मुकाबला यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर के बीच में, जो कि खेला जाएगा द वाका नाम के मैदान पर, जो कि पर्थ में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड के नाम से मैदान विख्यात है, जो कि अपनी पेस और बाउंस के लिए जाना जाता है। जहां पर आज का ये जो T20 मैच इन दोनों टीमों के बीच होगा, ये होगा दिन का मैच। अगर भारत के समय के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये वाका पर्थ के मैदान पर 9 नवंबर को शाम को 3 बजे से मैच स्टार्ट होगा, लेकिन करीब 2.5 घंटे का फर्क होता है इंडिया और पर्थ की टाइम में। जो पर्थ की टाइमिंग है वो 2 घंटे 30 मिनट आगे की होती है, तो अगर आप उसी में ऐड कर दें तो एक दिन का वनडे मैच T20 मैच यहाँ पर आपको खेला जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहां पर अगर आप केवल विमेंस मैचेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो जो पिछले 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, अगर आप उसमें देखें तो 4 के चारों मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने, जहां पर 138 के जवाब में 139 रन जो ये बना, एकमात्र इन 4 में से ये मुकाबला है जहां पर स्कोर चेंज हुआ, और वो भी जबकि 138 का स्कोर खड़ा हुआ था सामने वाले टीम के द्वारा, जिसके जवाब में 139 रन बनाने में भी 7 विकेटें गिर गई। और इसके अलावा जो बाकी 4 मैचेस रहे, जहां पर 108 का स्कोर भी डिफेंड हुआ है, 142 का स्कोर भी डिफेंड हुआ है, यहां पर देखेंगे तो 170 का स्कोर डिफेंड हुआ है। तो ये बताता है कि इस मैदान पर जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते हैं, वो निश्चित तौर पर बैटिंग करना वहां पर मुश्किल होता चला जाता है, और खास करके ऐसे मैदान पर जहां पर पेस और बाउंस बहुत अच्छा हो। और स्पेसिफिकली ये दिन का मैच है, और दिन के मैच के दौरान यहाँ पर धूप भी पूरी तरह से निकलने वाली है जैसा वेदर फोरकास्ट है। तो एक तो हमको वेदर अपडेट जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन इस पेसी और बाउंसी विकेट वाले नेचर पर, जहां पर लगातार हमने ये देखा है पिछले 4 मैच में 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और इवन अगर आप 4 और मैचेस भी ऐड कर दें, यानी कि पिछले 8 मैचेस में भी जाकर के देखें, तो ये आंकड़ा 7 मैचों का हो जाता है जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं मैचेस। केवल एक मुकाबला पिछले 8 में से, जो कि ये वाला मैच है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता है। तो क्लियर होता है कि बैटिंग सेकंड करना कभी यहां पर उतना आसान होता नहीं, और उसमें स्पिन को 24 और पेस को जो 26 विकेटें पिछले इन चारों मैचेस में मिली हैं, और उसमें से 36 में से 16 विकेटें पहली इनिंग में, 20 विकेटें सेकंड इनिंग में, स्पिन के भी 24 में से 10 पहली इनिंग में, 14 सेकंड इनिंग में। तो सेकंड इनिंग में जो विकेटों की बढ़ती संख्या है, वो भी काफी हद तक क्लियर कर देती है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, प्रेफर करेगी इस दिन के मैच में कि वो पहले बैटिंग करे। हालांकि ये चीज तो हमने पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर समझा, लेकिन फिलहाल आज का मैच जब स्टार्ट होगा तो फ्रेश पिच होगी, तो हमको देखना पड़ेगा एक्चुअली की पिच है कैसी, टीमें क्या फैसला कर रही हैं, वेदर कैसा है। तो वो सारा पिच रिपोर्ट, टीमों के फैसले के बारे में और साथ ही साथ वेदर के बारे में जो अपडेट होगा, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद मिलेगा। वहीं पर आपको अपनी फाइनल टीम भी मैं दूंगा, तो लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनती दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में। सबसे पहले पर्थ स्कॉचर्स की टीम की तरफ से, जिनका ये अपना होम ग्राउंड है, इनकी तरफ से आपको केटी मैक आपको बेथ मूनी के साथ ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बेथ मूनी विकेट कीपिंग बैटिंग भी करती हैं, सभी को पता है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद पेज स्कोफील्ड हैं, उसके बाद आते हैं सोफी डिवाइन, जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप के दौरान ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो कंप्लीटली T20 क्रिकेट खेलेंगी और साथ ही साथ कप्तानी भी करेंगे इस टीम की। राइट हैंडेड बैटर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। बाकी इसके बाद आते हैं क्लोई पिपारो, एमी एडगर आपको एक हाई आर्म राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर, बैटर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेया केम्प है। फ्रेया केम्प का देखना पड़ेगा यह बॉलिंग करती है या नहीं, फिटनेस इशूज इनको रहे हैं, हालांकि रिसेंट टाइम में ज्यादातर बैटिंग करते दिखाई पड़ी हैं। आगे रिसेंट फॉर्म में भी आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा बॉलिंग इन्होंने रिसेंट टाइम में की है, वहां से भी चीजें समझ में आएंगी। बाकी एलाना किंग है, अभी वर्ल्ड कप के एक मैच में इन्होंने 7 विकेटें चटकाई थी। इसके बाद लेग स्पिन बॉलिंग तो करती हैं। बाकी क्लोई एंसवर्थ हैं, जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छी खासी पेस इनके पास है। बाकी लिली मिल्स है ऑफ स्पिन बॉलर, और इबोनी हॉस्किन है, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉल करती हैं। तो यहाँ पर इतनी डिटेलिंग इसी वजह से मैंने बताई, चूंकि जरूरी है, काफी सारी अननोन टाइप की प्लेयर है, तो आपको पता होना चाहिए लोगों के रोल के बारे में। और बाकी बेंच पर जो पॉसिबल 3 प्लेयर बैठी दिखाई पड़ सकती हैं, उनके नाम और बैटिंग बॉलिंग स्टाइल को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहां पर आगे बढ़ते हुए अगर आप इन सभी का करियर, जो कि बहुत जरूरी है देखना, वो देखना चाहें तो वो भी यहाँ पर आपके सामने है। जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल केटी मैक के बारे में देखें तो 149 T20 मैचेस खेल चुकी हैं, 3005 रन बना चुकी हैं, 24 का बैटिंग एवरेज है, और ये बैटिंग एवरेज पहली इनिंग में 21 का, तो सेकंड इनिंग में 27 का होता है। तो जनरली ये आप कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग के लिए ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। और उसी तरह से बेथ मूनी, इनका भी T20 करियर देखें, जहां पर 44 का बैटिंग एवरेज है, तो 40 पहली इनिंग का और 48 सेकंड इनिंग का, जो कि दोनों इनिंग के लिए इनको एक बेस्ट ऑप्शन बना देता है। वहीं पर पेज स्कोफील्ड, इनका भी पूरा करियर अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग के लिए बैटिंग करते हुए ज्यादा बेहतर ये ऑप्शन बन जाते हैं। जबकि सोफी डिवाइन, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो, सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, बॉलिंग तो करती ही हैं, कोई खास दिक्कत है नहीं, इनको आप लेके जा सकते हैं। बाकी उसी तरह से क्लोई पिपारो हो गई, एमी एडगर, जो कि 26 मैच में 32 विकेट भी ले चुके हैं, 256 रन भी बनाए हैं इन्होंने, तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ठीक ठाक रन भी है। बॉलिंग का स्ट्राइक रेट आप इनका देख सकते हैं, पहली इनिंग में हर 19वीं गेंद पर, सेकंड
इनिंग में हर 17वीं गेंद पर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा लिली मिल्स का। जैसे ऑफ स्पिन बॉलर हैं ये इन्होंने अपने करियर के अंदर जो 25 मैचेस में 32 विकेटें चटकाई हैं, उसके लिए जितनी इन्होंने पहली इनिंग के दौरान बॉलिंग करी है, जितनी गेंदें फेंक करके जितनी विकेटें चटकाई हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में, ऑन एन एवरेज इनको हर एक 20वीं गेंद पर विकेट मिलता है। लेकिन वही सेकेंड इनिंग के दौरान देखेंगे तो हर 10वीं गेंद पर ही विकेट लेके जाती हैं। तो सेकेंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ठीक इसी तरह से हर एक प्लेयर का पूरा करियर का ग्राफ तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं डेटाबेस, और उसको इनिंग के बेसिस पर भी समझ सकते हैं। और वहाँ पर जब आपको टीम एक्चुअल में पिक करनी पड़ेगी प्लेयर्स को ना, तो किसको कहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म को अगर आप यहाँ पर देखें कि रिसेंट टाइम में जो क्रिकेट मैचेस इन लोगों ने खेले हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे तरह से रन या विकेटें निकली या बनी है, तो उसमें देखेंगे तो केटी मैक के जो आंकड़े हैं 12, 28, 8, 9, 96, 69, 30, तो ठीक ठाक से खिलाड़ी हैं। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है खास करके पिछले 4-5 मैचेस में, लेकिन बढ़िया प्लेयर है। सेकंड इनिंग की बैटिंग का तो निश्चित तौर पर एक सेफ ऑप्शन मैं इनको मानूंगा, वरना एक ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी बेथ मूनी एक ऐसी प्लेयर है, ना सिर्फ बेथ मूनी बल्कि सोफी डिवाइन, इवन यहाँ पर मैं एमी एडगर को भी उसी कैटेगरी में फॉल करूंगा। बाकी एलाना किंग और कुछ हद तक यहाँ पर क्लोई एंसवर्थ, ये इस टीम की तरफ से कुल मिलाकर के 5 ऐसी प्लेयर है ना जिनको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि कतई ड्रॉप नहीं करना अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं। खास करके अगर ये पांचों की पांचों प्लेयर प्लेइंग 11 में हैं तो ये सबसे सेफेस्ट और फिक्स ऑप्शंस हैं जिनको कतई आपको ड्रॉप करना नहीं है। क्लोई एंसवर्थ का फॉर्म हालांकि अगर आप देखें तो 0-1-1-1-0-1-1-0, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा विकेटें तो रिसेंट टाइम में नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। और इस लेवल पर खास करके जहां पर आज का मैच होगा वहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। और उसी में अगर हम देखें सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो जाती है तो लिली मिल्स एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के अंदर है। हालांकि बिग बैश के लेवल पर ये पहली इनिंग के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको कहूंगा। तो प्लेइंग 11 में खेल रही है तो जैसे इनका रिसेंट फॉर्म है, पिछले 2 मैच में 6 विकेटें, उसके और 2 मैचेस मिला ले तो 9 विकेटें, उधर भी 2 विकेटें लेती चली गई हैं, तो बढ़िया फॉर्म में है। तो इन फॉर्म प्लेयर हैं, ज़्यादा लोग इनको पिक करेंगे नहीं, तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन ये बन जाते हैं इसी वजह से। बाकी क्लोई एंसवर्थ जो कि ठीक ठाक से फॉर्म में है, एलाना किंग जिनका भी वर्ल्ड कप बहुत शानदार गया है, ये दोनों तो सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं ही। इसके बाद एमी एडगर का आपको मैं ऑलरेडी क्लियर पीछे बता चुका हूं कि एक हाई आर्म एक्शन वाली बॉलर है, अच्छी कद है इनकी लंबाई वाली, और काफ़ी ऊंचाई से गेंद फेंकती है तो अच्छा बाउंस भी इनको मिलता है, तो उस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। प्लस बैटिंग भी करके देती है। सोफी डिवाइन के बारे में मुझे लगता नहीं कि कुछ खास बताने की जरूरत है इनके बारे में, अगर आप क्रिकेट को जरा सा भी फॉलो करते हैं। और सेम चीज़ बेथ मूनी को भी लेकर के ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो 5 सेफेस्ट ऑप्शन जिसमें एक डिफरेंशियल लिली मिल्स आ जाती हैं, और साथ ही साथ केटी मैक भी सेकंड इनिंग के लिए एक अच्छी डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बन जाती है। और बाकी जो प्लेयर है ना, चाहे वो पेज स्कोफील्ड हो गई, क्लोई पिपारो हो गई, फ्रेया केम्प, जिनके बारे में आपको मैं बता रहा था कि इनकी बॉलिंग का को लेकर के कोई क्लैरिटी है नहीं कि ये करेंगी कि नहीं करेंगी। हालांकि अगर आप रिसेंट फॉर्म में अगर आप इनका देखें तो रिसेंट टाइम में बिल्कुल भी बॉलिंग इन्होंने करी नहीं है, बल्ले से जरूर अच्छे फॉर्म में है। ये हो सकता है कि अगर ये प्लेइंग 11 में खेलें तो इनको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कराया जा सकता है, ये एक संभावना है। तब वहां पर एक अच्छी खासी ऑप्शन बन जाती है। बाकी अगर ये नहीं खेलती हैं प्लेइंग 11 में तो इबोनी हॉस्किन है, मैडी डार्क है, मिकेला हिंकली है, रूबी स्टैंज है। इबोनी हॉस्किन तो पॉसिबली प्लेइंग 11 में खेलेंगी भी, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन आपके लिए बन जाती हैं। वरना जैसे मैंने बताया कि फ्रेया केम्प अगर नहीं खेलती हैं या बाकी 3 ऑप्शन कोई इनमें से खेलता है तो ज़्यादा जरूरत उनकी रहेगी नहीं। अगर आप मल्टीपल टीमों वाली कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग जैसी टीम बना रहे हैं, तो ही फ्रेया केम्प या उनकी जहां पर जो भी खेलता है वो आपकी टीम में आने लायक रहेगा। वरना बाकी प्लेयरों के बारे में तो आपको मैंने क्लैरिटी दे ही दी है। बाकी और क्लैरिटी लेने के लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि ये पर्थ स्कॉर्चर्स के प्लेयर जब सिडनी सिक्सर के खिलाफ खेलती हैं तब कैसी परफॉर्मेंस आते हैं। तो केटी मैक के 18 मैच में 458 रन है, 33 का बढ़िया एवरेज है। और यहाँ पर भी देखें तो सेकंड इनिंग में ही इनका इंपैक्ट ज़्यादा रहा है। पहली इनिंग में जैसा आपने इनका करियर भी देखा था ना, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। और बेथ मूनी तो निश्चित तौर पर एक ऐसी प्लेयर जिनका बेसिकली ना तो सिर्फ बेथ मूनी बल्कि यहाँ पर आपको मैं बाकी जो 5 प्लेयरों के बारे में बता चुका हूँ ना, बेथ मूनी हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, इवन एमी एडगर हो गई, एलाना किंग हो गई, और इवन क्लोई एंसवर्थ को भी उसी कैटेगरी में मैं रखूंगा। इन 5 का तो कोई डेटा भी आपको देखने की जरूरत है नहीं, हालांकि चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, चाहे पेज स्कोफील्ड हो गए जो कि खेली ही नहीं है, केटी मैक हो गई जो सेकंड इनिंग के लिए एक अच्छी ट्रम्प है, और इसके बाद फ्रेया केम्प ये भी नहीं खेली हैं, और बाकी लिली मिल्स के 4 मैच में 1 विकेट है, इबोनी हॉस्किन के 1 मैच में 1 विकेट है। तो ये सारा
डेटा आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें लिली मिल्स को आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि सेकंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर पिक होंगी, और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर्स देखेंगे, जो कि ज़्यादा इंपैक्ट तो इन लोगों का है नहीं। तो स्मॉल लीग की टीम के लिए तो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, ग्रैंड लीग की किसी एक आध टीम में अगर आप 6, 7, 8 टीमें बना रहे हैं तो वहां पर आप पिक कर सकते हैं। बाकी इस मैदान पर आंकड़े अगर आप देखें तो वाका के इस मैदान पर केटी मैक के 13 मैच में 326 रन है, 27 का एवरेज है। हालांकि इस मैदान पर सेकंड इनिंग में तो इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन पहली इनिंग में भी लगभग सेम इंपैक्ट है, ये चीज क्लियर होता है। बाकी बेथ मूनी को लेकर के आपको मैं लगातार शुरू से एक ही चीज बता रहा हूँ, सिमिलर चीज वही सोफी डिवाइन को लेकर के भी डेटा आप इनका देख सकते हैं। बाकी एमी एडगर के 11 मैच में 13 विकेटें हैं, 25 मैच में 29 विकेटें यहाँ पर एलाना किंग के हैं। यहाँ पर क्लोई एंसवर्थ तो बढ़िया करेंगे ही बेसिकली, 10 मैच में 12 विकेटें हैं। और यहाँ पर लिली मिल्स के आंकड़े बहुत ही खतरनाक हैं, 10 मैच में 16 विकेटों के साथ ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, और बाकी बेंच की प्लेयर्स हैं। तो ये सारा डेटा जो आपने देखा प्लेयर्स का इंडिविजुअली, और उसमें जो पिच रिपोर्ट को अगर आप इंक्लूड कर दें तो काफी हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि कौन सी बॉलर कहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी उसी में आकर के प्लेयर बैटल भी देखें, चूंकि बॉलर्स की क्वालिटी तो आपने देख ली, उनको पिच से कितनी मदद मिलेगी ये भी समझ लिया, बाकी बैटर्स कब कहां पर कितना सेफ होंगे ये भी जान चुके हैं आंकड़ों के बेसिस पर। लेकिन इनकी कमजोरियां क्या है सामने वाली बॉलिंग अटैक के खिलाफ, उसमें देखेंगे तो केटी मैक अमेरिया केयर की 25 गेंद पर 24 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। एलिस पेरी को तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है बेसिकली। लॉरेन चीटल एक बाएं हाथ की तेज गेंदबाज है, 56 रन बनाकर के 2 बार आउट हुई हैं, और मैटलन ब्राउन पर एक बार आउट हुई हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अमेलिया केयर को छोड़ करके बाकी पर इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, तो एक अच्छी चॉइस रहेंगी आज सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए खास करके। बाकी बेथ मूनी बड़ी प्लेयर है, हालांकि अगर आप इनके आंकड़े देखें ना तो मैटलन ब्राउन पर तो बहुत अच्छे हैं, इवन लॉरेन चीटल पर भी 50 के ऊपर का एवरेज है। कर्टनी सिपेल को 37 का एवरेज बन जाता है, 37 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। लेकिन जो उनकी कॉइम है ब्रे नाम की एक प्लेयर है, बहुत युवा खिलाड़ी, तेज गेंदबाज जो बैटिंग भी कर लेती हैं, उनकी 5 गेंद पर 7 रन बना करके एक बार। मैडी विलियर्स की 12 गेंद पर 9 रन बना करके 2 बार, जो कि एक ऑफ स्पिन बॉलर है, एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, तो वो बैटल बनता है। बाकी एस्ले गार्डनर भी एक ऑफ स्पिन बॉलर है, उन पर बल्कि बेहतर खेल गई है, 144 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं, 72 का एवरेज है। और अमेलिया केयर पर तो 5 बार आउट हुई हैं, 81 रन बना करके। तो मैडी विलियर्स और अमेलिया केयर के अलावा बाकी लोगों को बहुत ही शानदार खेला है। बाकी क्लोई पिपारो ये भी अमेलिया केयर पर फंसी है, इवन एलिस पेरी और कर्टनी सिपल पर भी इनके आंकड़े बहुत ही खराब हैं, वैसे भी कुछ खास ऑप्शन है नहीं। और बाकी यहाँ पर आते हैं मैडी डार्क, कर्टनी सिपल पर एक बार 6 गेंद पर 4 रन बना करके, एस्ले गार्डनर पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 4 रन बना करके। बाकी मिकेला हिंकली भी यहाँ पर आपके पास एस्ले गार्डनर और ब्राउन पर सस्ते में आउट होती रही है। तो बेथ मूनी, केटी मैक ये दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाती हैं प्लेयर बैटल के हिसाब से भी। बाकी चीजें तो आपको मैंने पीछे क्लियर कर ही दी हैं। तो पर्थ स्कॉटर्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके अब हम आएंगे यहाँ पर सिडनी सिक्सर की तरफ, और इनका बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबल बनता दिखाई पड़ रहा है आज के इस मैच प्लेइंग 11 के साथ, उसमें एल्सा हंटर और सोफिया डंकली मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगी। बाकी अमेलिया केयर नंबर 3 पर, जो कि राइट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन बॉलिंग भी करती हैं। इसके बाद एलिस पेरी हैं, इनके बारे में भी आप जानते हैं रिसेंट टाइम हालांकि बॉलिंग नहीं कर रही फिटनेस इशूज की वजह से, बाकी बैटिंग तो राइट हैंडेड करेंगी ही। और बाकी एस्ले गार्डनर एक और ऑलराउंडर राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिनर। एरिन बार्न्स कभी कभार ऑफ स्पिन बॉल करते हैं, वरना जब बैटर ही खेलेंगे लोअर ऑर्डर। बाकी मैथिल्डा कार्मिकेल भी एक लोअर ऑर्डर बैटर है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मैडी विलियर्स, जिनके बारे में ये आपने पीछे देखा कि बेथ मूनी भी इनकी गेंदों को बहुत सेफली नहीं खेल पाती, ऑफ स्पिन बॉलर तो हैं ही, बैटिंग भी कर लेती हैं। बाकी कॉइम ब्रे हैं तेज गेंदबाज, दाहिने हाथ की, कर्टनी सिपल भी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और इनके पास अच्छी पेस वेरिएशन है। नेथन एलिस को आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं, कई तरह की स्लोअर वंस करती हैं। और लॉरेन चीटल एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए एक बहुत ही खास ऑप्शन बन सकती हैं। बाकी बेंच पर ये 3 और ऑप्शन, जिसमें से मैटलम ब्राउन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बाकी एमा मैनिस गिव्स और एलिसा हेली स्क्वाड में है, फिलहाल इस मैच में नहीं खेलेंगे इंजरी की वजह से, अगले मैच से अवेलेबल हो जाएंगी। तो एलिसा हेली आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो जितने लोग, बहुत सारे लोग टीम में पिक करेंगे उनको, वो इनको फिलहाल ड्रॉप कर दीजिए। और फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए करियर का डेटा, T20 करियर का डेटा बेसिकली सिडनी सिक्सर के हर एक प्लेयर्स का, इसको तो मैं रिपीट करूंगा नहीं, पीछे आपको मैंने पर्थ स्कॉटर्स के टाइम पर काफी डिटेल में समझाया था कि करियर का डेटा कैसे देखना है, कि रन्स कितने बने, एवरेज क्या रहा, इनिंग की बेसिस पर कैसा चला है, बैटर्स का भी बॉलर्स का भी। तो वीडियो को रोक करके सारा डेटा आप यहाँ से जरूर देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। बाकी रिसेंट फॉर्म की तरफ आएंगे तो यह निश्चित तौर पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको प्लेयर्स के बारे में बताना ही है, और प्लेयर्स के बारे में जब हम डिटेल में यहाँ पर समझने आए, फॉर्म उनका देखा तो सोफिया डंकली रिसेंट टाइम में ज्यादातर वनडे क्रिकेट खेली हैं और नीचे बैटिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट के अंदर, तो निश्चित तौर पर वो रन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक फ्लैशी प्लेयर है, शॉट्स खेलती हैं, अटैकिंग बैटर हैं, एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है ये निश्चित तौर पर। लेकिन ओवरऑल अभी हम आगे चीजें समझेंगे। बाकी एल्सा हंटर का फॉर्म देखें तो ये उतनी खास कुछ ऑप्शन है नहीं, इनको तो वही कहूंगा कि अगर आप 10 टीमें बना रहे हैं, मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो 10 में से किसी एक या 2 टीम में आप इनको ट्राई करिए, वरना उस लेवल की प्लेयर है नहीं कि आप इनको टीम में लेके जाएं। बाकी अमेलिया केयर हो गई, एलिस पेरी हो गई, एस्ले गार्डनर हो गई, और इवन यहाँ पर मैडी विलियर्स हो गई, और
काफ़ी हद तक यहाँ पर मैं कर्टनी सिपल को भी लूँगा। हालांकि कर्टनी सिपल के साथ दिक्कत यही है कि बॉलर तो बहुत अच्छी हैं, इनको कब ये लोग बॉलिंग कराएंगे ये कुछ क्लियर है नहीं। हालांकि कप्तान अब चेंज हो गई है, इसलिए गांडर हैं, तो हो सकता है वो अच्छे तरह से ट्राई करें। बाकी ये जो 5 प्लेयर जिनके बारे में आपको मैंने बताया ना, ये 5 प्लेयर जैसा आपको मैंने सामने की टीम की तरफ से भी 5 ऑप्शंस बताए थे, वो इसी तरह से ये 5 ऑप्शन भी इस टीम की तरफ से बेस्ट हैं, जिनको सीधे सीधे आप टीम में लेकर जा सकते हैं। बाकी डेटा तो आप देखेंगे कर्टनी सिपल भी ठीक ठाक से फॉर्म में, बहुत ज़्यादा विकेटें रिसेंट टाइम में है नहीं, बल्कि मैडी विलियर्स का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। एस्ले गार्डनर के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, जबरदस्त फॉर्म में है। अमेलिया केयर भी एक कमाल के ऑलराउंडर है, जो कप्तान व कप्तान की भी सेफेस्ट ऑप्शन है। और एलिस पेरी के भी नंबर, जिन्होंने भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो 77 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, उसके बावजूद इनकी टीम हारी, लेकिन फॉर्म में तो निश्चित तौर पर एज अ बैटर हैं। बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एज अ बैटर भी मोर देन इनफ एबिलिटी है कि आप इनको टीम में लेकर जा पाएं। तो ये 5 तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे आप टीम में लेकर जा सकते हैं। और उसी में आते हैं कॉइमोई ब्रे, पहली इनिंग की बॉलिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं, जो कि निश्चित तौर पर बढ़िया तेज गेंदबाज होने के साथ साथ एक अच्छी बैटर भी हैं। और लॉरेन चीटल तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, आसमान पर बादल है, तब तो और अच्छी ऑप्शन बन जाती हैं। और इस वाका के मैदान पर तो इनको मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग का भी बहुत अच्छा ऑप्शन मानूंगा, और रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो कर्टनी सिपल की जहां पर लॉरेन चीटल को स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो ट्राई कर सकते हैं। और बाकी जो एरिन बर्न्स हो गए, मैथिल्डा कार्मिकेल हो गई या एल्सा हंटर हो गई, इनको मैं उतना प्रेफरेंस दूंगा नहीं। सोफिया डंकली को एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी एलिसा हेली तो फिलहाल आज के मैच में खेलेंगे नहीं। मैटलम ब्राउन और एमा मैनिक्स, इनके खेलने के चांसेस है नहीं, खेलते भी हैं तो वो कुछ खास ऑप्शन है नहीं। एल्सा हंटर की तरह किसी एक आध टीम आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं स्मॉल लीग की बात में, तो उनको सोचना भी नहीं उनके बारे में। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो सोफिया डंकली के पर्थ स्कॉट्स के खिलाफ 2 मैच में 81 रन है, नंबर अच्छे हैं। एल्सा हंटर के 9 ही रन है एक मैच में। अमेलिया केयर के आंकड़े एज अ बैटर बहुत ही खराब है 7 मैच में, लेकिन 8 विकेटें भी ले रखी हैं। बाकी एलिस पेरी के आंकड़े एज अ बैटर 70 का एवरेज है, कमाल के नंबर्स है। और उसके बाद एस्ले गार्डनर के नंबर्स तो देखने की उतनी जरूरत है नहीं, फिर भी देख सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छे आंकड़े इनके है नहीं। एरिन बर्न्स के भी नंबर्स आपके सामने जो कि बहुत ही पुअर हैं। और बॉलिंग में मैडी विलियर्स और कॉइमोई ब्रे इस टीम के खिलाफ खेली नहीं है। 8 मैच में 8 विकेट कर्टनी सिपल के हैं, 14 मैच में 10 विकेट लॉरेन चीटल के हैं। और देखेंगे तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा है, लेकिन वो भी ऐसा है कि आप इनको टीम में लेना। और उसके बाद एलिसा हेली के आंकड़े अच्छे तो हैं, लेकिन फिलहाल वो खेलेंगे नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू के आंकड़े देखें तो इस मैदान पर खास करके सोफिया डंकली एक ही मैच खेली है, 73 रन बनाए हैं पहली इनिंग की बैटिंग में, तो ये ट्रम्प बनी रहेंगी। और उसके बाद अमेलिया केयर, एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर के आंकड़े आप देखना चाहें तो देख लीजिए, हालांकि आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि वो चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी। और बाकी एरिन बर्न्स हो गए, मैथिल्डा कार्मिकेल हो गई, बाकी तीनों ये बॉलर हो गए, इस मैदान पर तो खेली नहीं, लेकिन 12 मैच 15 विकेट यहाँ पर लॉरेन चीटल के हैं। और इनको भी ये जो आंकड़े हैं सोफिया डंकली की ही तरह एक बहुत ही अच्छा टम्प ऑप्शन बना देते हैं। और साथ ही साथ एलिसा हेली, मैटलम ब्राउन के भी आंकड़े देख करके रखिए, हालांकि उसको जरूरत है नहीं। और इसके बाद आगे बढ़ करके प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें, बैटर्स की वीकनेसेस, तो सोफिया डंकली एक ऐसी प्लेयर है जो सोफी डिवाइन पर 16 गेंद पर 22 रन बना करके एक बार, और एलाना किंग पर 2 बार आउट हो चुकी हैं जरूर, एक बार आउट हो चुके हैं जरूर, लेकिन 27 रन बना करके, तो ओवरऑल आंकड़े इनके प्लेयर बैटल में सामने वाली टीम के सभी बॉलर्स के खिलाफ काफी बढ़िया है। बाकी एल्सा हंटर को तो मैं वो काउंट करूंगा नहीं, हालांकि फिर भी एलाना किंग पर 5 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हो चुकी हैं। अमेलिया केयर भी सोफी डिवाइन पर, एलाना किंग पर और क्लोई एंसवर्थ पर सस्ते में आउट होती रही हैं, और इसी वजह से आपने देखा भी पीछे अमेलिया केयर के आंकड़े हेड टू हेड के बहुत ही पुअर हैं। बाकी एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर और एरिन बर्न्स, इनके जो बाकी बैटर्स हैं उसमें भी आपको एलाना किंग हर जगह लगभग दिखाई पड़ेंगे एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन, और ना सिर्फ दिखाई पड़ेंगी बल्कि हैवीली दिखाई पड़ेंगी, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हुए। तो स्पिन खेलने को लेकर के सिडनी सिक्सर के प्लेयर्स में तो दिक्कत है, ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है, जिसमें निश्चित तौर पर क्लोई एंसवर्थ का नाम है, इबोनी हॉस्किन का नाम है, सोफी डिवाइन तो आपको दिखाई पड़ेंगी ये हर जगह। तो ये सारी प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस कर ले यहाँ तक, मैथिल्डा कार्मिकेल और एलिसा हेली के भी डेटा को देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर पर्थ स्कॉचर्स की टीम जो अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी वो यहाँ पर डोमिनेट करते दिखाई पड़ रही है, ज्यादा फेवरेट टीम है। लेकिन टॉस का भी एक बड़ा रोल होगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसकी उन सभी चीजों को देखने के बाद जो भी पिच रिपोर्ट होगा, वेदर अपडेट होगा, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, वहीं पर आपको फाइनल टीम में दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे लिंक आपको मैंने दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और खुद से अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।